प्यारे दोस्तों, राजा भर्तृहरि महान सम्राट राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, जो एक महान पराक्रमी राजा थे। इनके पिता गंधर्वसेन थे, जिनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य और दूसरी से राजा भर्तृहरि का जन्म हुआ था। महाराज भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन के बाद उनका राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त होता है। माना जाता है कि राजा के भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, फिर भी वे रानी पिंगला से तीसरा विवाह कर लेते हैं। रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राजा उन पर अत्यधिक मोहित हो जाते हैं। इस कथा में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार रानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि को संन्यास लेने पर मजबूर कर देती है, और इसी के साथ गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तृहरि की परीक्षाएं बहुत ही हैरान कर देने वाली है। तो आइए मेरे दोस्तों, राधा रानी जी का नाम लेकर कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन नगरी में भर्तृहरि नाम का बहुत ही बुद्धिजीवी, गुणवान, बड़े ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनकी दो रानियां थीं। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते में एक राज्य पड़ता था। जब राजा उस राज्य से गुजर रहे थे तो बगीचे में बैठी हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री राजा को दिखाई देती है। दोस्तों, जब राजा भर्तृहरि की नजर उस स्त्री पर पड़ती है तो वह राजा के मन में भा जाती है और राजा उस स्त्री से विवाह करने के लिए आतुर हो जाते हैं। राजा भर्तृहरि अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? राजा की यह बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं और आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? तब राजा भर्तृहरि उस स्त्री से कहता है, सुंदरी, मैं उज्जैन नगरी का राजा भर्तृहरि हूं। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षित रूप को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। इसके बाद राजा भर्तृहरि उस स्त्री से पूछता है, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह सुंदर स्त्री राजा भर्तृहरि से कहती है, हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उस सुंदरी की बात सुनकर राजा भर्तृहरि उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा भर्तृहरि उस सुंदरी के पिता के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर राजा भर्तृहरि उस सुंदरी के पिता से कहते हैं, हे महाराज, मैं उज्जैन नगरी से आया हूं और मैं वहां का राजा भर्तृहरि हूं। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश करता हूं तो मुझे आपकी यह सुंदर पुत्री दिखाई देती है। आपकी बेटी को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूं और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने राज्य रानी बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस सुंदरी का पिता बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह राजा भर्तृहरि को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति देता है। इस प्रकार वह राजा अपनी बेटी पिंगला का और राजा भर्तृहरि का विवाह करवा देता है। राजा भर्तृहरि अपनी सुंदर पत्नी पिंगला को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा भर्तृहरि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पिंगला जैसी सुंदर स्त्री उनके राज्य में कोई नहीं थी। दोस्तों, राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगते हैं और अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत मोहित थे और उस रानी पिंगला पर अंधा विश्वास करने लगे थे। इस तरह राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के मोह में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के सुंदर और आकर्षित होने के कारण अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता जाता है और कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाते हैं और तीर लगने से हिरण घायल हो जाता है तथा उसे घाव पड़ जाता है
और उस घाव से खून निकलने लगता है। उस घाव को देखकर राजा भर्तृहरि अपने मन में ही सोचने लगता है, मैं अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करता हूं, परंतु आज मैं अपनी पत्नी पिंगला की परीक्षा लूंगा और यह देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी पिंगला से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी रानी पिंगला भी मुझसे करती है या नहीं। दोस्तों, राजा भर्तृहरि कुछ सोच विचार करने के बाद अपने एक सैनिक को बुलाता है और उनसे कहते हैं कि मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूं कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। इसलिए अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूं और तुम इन कपड़ों को लेकर महल में जाओ। इसके बाद तुम रानी पिंगला से जाकर कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है कि यह सुनने के बाद भी रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास न करें। अगर रानी पिंगला विश्वास न करें तो तुम उन्हें मेरे दिए हुए खून से सने हुए मेरे कपड़े दिखा देना। यह सुनकर वह सैनिक राजा भर्तृहरि से कहता है, महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह सुनकर राजा भर्तृहरि सैनिक से कहता है कि पहले तुम यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या रानी की। तब राजा भर्तृहरि की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है और वह सैनिक राजा की बात मानकर राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में छुपा लेता है और रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में पहुंच जाता है। वहां जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है, हे रानी साहिबा, अभी अभी कुछ क्षण पहले मैं और महाराज शिकार करने के लिए जंगल गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे, जंगल में एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर देता है और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो जाती है। वह शेर महाराज को मारकर खा गया है। यह बात सुनकर रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और रानी क्रोधित होकर उस सैनिक से कहती है, हे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए हैं तो तुम कैसे बच गए हो? रानी पिंगला की यह बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगता है। तब सैनिक रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैंने वृक्ष के ऊपर चढ़कर प्राण बचाए थे। किसी तरह मैं अपने प्राण बचाकर महल तक पहुंचा हूं। यह बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बात मानने से इनकार कर देती हैं। उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाता है और कहता है कि रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने हुए कपड़ों को देखिए। ये इन कपड़ों को देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। तब महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़ों को देखती है तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो जाता है और उसी क्षण उस सदमे से रानी पिंगला की भी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब राजा भर्तृहरि अपने महल में जंगल से वापस आते हैं तो महल में देखते हैं उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी मरी हुई मिलती है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी की मृत्यु होने पर सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी पिंगला कितनी अच्छी थी और मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर न दिया होता तो रानी आज जिंदा होती। मेरे इस झूठ के कारण मेरी रानी पिंगला ने अपनी जान दे दिया है। ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे इतने से झूठ के लिए अपनी जान दे दी है। उसके बाद राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस प्रकार राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो जाते हैं। जब राजा रानी के दुख में रो रहा था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। दोस्तों, उसी समय वहां एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी की आगमन होता है। गुरु गोरखनाथ जी वहां आकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं तो वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ जी राजा से पूछते हैं कि हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहता है कि मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है? और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने को मृत्यु का भोग बना दिया है। अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूं।
तब गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि से कहते हैं कि अब इनकी मृत्यु का शोक करने की कोई फायदा नहीं। फिर वह अपने उस टूटे हुए कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी पिंगला भी जिंदा नहीं हो सकती है। तब राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं, गुरु जी, अब आप ही कोई उपाय करें। आप चाहें तो मेरी रानी पिंगला को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तृहरि को अपनी बात न मानते हुए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को जिंदा कर सकता हूं, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। तब राजा जैसे ही गुरु गोरखनाथ के मुख से यह बात सुनते हैं कि वह साधु महाराज उनकी पत्नी पिंगला को जिंदा कर सकते हैं, तो उसी समय वह राजा साधु महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु जी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। दोस्तों, तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है और तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा गोरखनाथ जी से उस शर्त के बारे में पूछते हैं, तब गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। गुरु गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह घोषणा भी करता है कि जो भी गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाते हैं, पर किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरु जी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना पाते हैं। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी मना कर देते हैं। यह सुनकर राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, राजा के बार बार विनती करने पर गुरु गोरखनाथ जी उस पर दया आ जाती हैं और महारानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर राजा इसे चमत्कार मानने लगता है। उस दिन के बाद राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगता है और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगता है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो जाता है कि अपने राजकाज का सारा काम काज छोड़ अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगता है। राजा भर्तृहरि का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्तृहरि के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगता है। वह राजा भर्तृहरि को समझाने लगता है कि भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी है। आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं। आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता रहता है, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तृहरि का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है। वहां पर उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता है और उस सैनिक से कहता है कि इन घोड़ों को अच्छी तरह से भोजन भी खिलाते हैं। सभी घोड़े दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मैं यह कई दिनों से देख रहा हूं, परंतु दिन पर दिन प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच ही बता देता हूं, यह घोड़े दिन पर दिन इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी रानी साहिबा है वो रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई भी घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर न जाने कहां जाती है और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भगाते हुए लाती है, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधे गिर जाते हैं। इस तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है
तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। यह बात सोच सोच कर बहुत परेशान होने लगता है। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है, आज रात्रि में तुम इस जगह मत रहना। आज रात्रि में घोड़ों के पास में रहूंगा। घोड़ों की रखवाली मैं करूंगा। आज मैं देखता हूं कि मेरी भाभी रात्रि में कहां जाती है और क्यों जाती है। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने की आदेश दे देता है और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का भाई विक्रम देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन बोड़े में से एक घोड़े को चुनती है और उस पर बैठती है। जैसे ही वह थोड़े पर सवार होकर जाने लगाती तो राजा का भाई विक्रम उसके सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। तो रानी विक्रम से कहती है, देवराज जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? भाभी की बात सुनकर विक्रम उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इस वक्त किससे मिलने जा रही हो। विक्रम की यह बात सुनकर रानी हड़बड़ा जाती है। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगाता है। फिर भी वह विक्रम को कुछ नहीं बताती है। रानी की स्थिति देखकर विक्रम समझा जाता है कि यह कहीं न कहीं तो किसी से मिलने जा रही है। यह मेरे भाई और इस राज्य को धोखा दे रही है। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती है, अपने महल में वापस जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही वह सुबह जल्दी उठती है तो रानी सोचने लगाती है, आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और वह मुझ पर भी शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देंगे। फिर रानी सोचती है कि वह उन्हें सारी बातें बताएं। क्यों न मैं उससे पहले ऐसा करूं कि विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर न पड़े। उसे यही ठीक लगता है और उसके बाद वह रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगती है। राजा भर्तृहरि के उठने से कुछ समय पहले ही रानी अपने बालों को खोल देती है। वह अपने कपड़ों को भी फाड़ लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही वह राजा नींद से जागकर खड़ा होता है और वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा भर्तृहरि रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम नीचे क्यों पड़ी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे कपड़ों को किसने फाड़े है? तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहाते हुए अपनी बात कहती हैं, राजन, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर इतनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उस रानी ने अपने राजा के लिए जान भी दे दी थी। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी पिंगला की बात पर पूर्ण विश्वास भी हो जाता है। राजा भर्तृहरि जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है और विक्रम इसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि यह मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना उचित नहीं होगा। तब राजा भर्तृहरि अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है, विक्रम, तुमने आज अपनी मां समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी भी तुम इस राज्य में वापस मत आना। विक्रम जब अपने बड़ज भाई के मुख से यह आदेश सुनता है तो उनके आदेश का पालन करता है और वह